नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मत्स्य पालन में माइनर कार्प मछलियों की प्रजातियों से कम समय में पाएं ज्यादा लाभ। मैदान की सफाई के लिए कटर मशीन है बेहतर उपकरण। मत्स्य पालन करने वाले किसान भाइयों को माइनर कार्प्स का चुनाव अवश्य करना चाहिए। इन मछलियों की प्रजातियां कम समय में तैयार हो जाती हैं, जिससे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनके प्रजातियों की मांग बाज़ारों में भी काफ़ी होती है। इसकी विशेष जानकारी आइए लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर तारकेश्वर कुमार से। माइनर कार्प्स का कल्चर से ये मछलियाँ जो है बहुत कम समय में मार्केट साइज़ की हो जाती है, जिससे आप अधिक फ़ायदा लाभ कमा सकते हैं। इन प्रजातियों में इन मछलियों की प्रजातियाँ जैसे लेबियो बाटा, चाइनीज पुठी, दैन लेबियो कालवासो, कुंडियस सरैना, ये सब स्पीसीज हैं, जिसका कल्चर पीरियड जो है 4 से 6 मंथ होता है। ये 4 से 6 महीने में आपको 50 ग्राम से 150 से 200 ग्राम तक बढ़ जाती है। नींबू के कई उन्नत प्रभेद हैं जो अच्छी उपज देते हैं। इनमें बनारसी, गोला, कागजी, प्रमालिनी, विक्रम, साई सरबती आदि प्रमुख हैं। इन्हें लगाने का सही समय जून-जुलाई है। बेहतर परिणाम के लिए आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहें। ये है कटर मशीन, जो मुख्य रूप से घास को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैदानों में जमने वाले घास को यह मशीन आसानी से काटकर समतल बना देता है। यह मशीन काफ़ी तेज़ी से काम करता है, जिससे समय की काफ़ी बचत हो जाती है। साथ ही यदि मजदूर की कमी हो तो कटर मशीन का प्रयोग फ़ायदेमंद हो सकता है। इसे प्रयोग करना काफ़ी आसान है, इसलिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम प्रारंभ होने वाला है। साथ ही आपने धान के बीज प्राप्त कर लिए होंगे। इन बीजों को खेत में लगाने से पहले उपचारित अवश्य कर लें। ऐसा करने से आने वाली फसल स्वस्थ होगी और अधिक लाभ होगा। बीज उपचारित करने के लिए रसायनों के प्रयोग की जानकारी दे रहे हैं पौधा संरक्षण के सहायक निदेशक अवधेश प्रसाद गुप्ता। तो वैसे जगह के लोग खास करके जहाँ मिट्टी जनित कीड़ों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, वो फसल को काटते हैं, तो उससे बचने के लिए एक क्लोरोपाइरीफॉस नामक जो कीटनाशी उपलब्ध है, उसको आप लें और 1 किलो बीज में 5 से 6 ml मात्रा जो है उसको मिलाएं। ध्यान रखें कि ये दोनों जो मिलाने जा रहे हैं, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, इसके बीच में कम से कम 8 घंटे का अंतराल हो। बीज में जब भी मिलाएं, ये दवा मिलाने जब जा रहे हैं, मिला लिए ठीक से, तो उसको छायादार जगह में सूखने के लिए छोड़ दें। और एक दोनों के बीच में कम से कम 8 से 10 घंटा का वो आप छोड़ेंगे समय, तो देखेंगे कि दूसरे दिन उसमें हल्का फुल्का स्प्राउटिंग आने लगा, और वो आप जब बीज डालेंगे तो अच्छा बीज उसका पौधा निकलेगा, स्वस्थ निकलेगा। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। अनार 600 रुपये प्रति 5 किलोग्राम, तरबूज 100 रुपये प्रति 5 किलोग्राम, पपीता 300 रुपये प्रति 5 किलोग्राम और अनानास 40 रुपये प्रति पीस। है ना 700 रुपये पसेरी, ऑस्ट्रेलिया जो है ना 800 रुपये पसेरी, अनार 600 रुपये पसेरी, तरबूजा 100 रुपये पसेरी, पपीता 300 रुपये पसेरी, अनानास 40 रुपये पीस। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। और आइए अब आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों को निभा का नमस्कार। किसान भाई, प्रकृति का स्वभाव है बदलना, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात। और इस बदलते मौसम में जैसे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें फसलों का भी बदलते मौसम में प्रबंधन करना चाहिए, तभी फसल का उत्पादन बेहतर होगा। किसान भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं ख़ास तौर पे आपके लिए कि धान के पौधशाला का प्रबंधन हम कैसे करेंगे। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी, जो सह प्रधान हैं कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर आरा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में क्या धान के पौधशाला में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल बिल्कुल। मौसम बदल रहा है, खेती की परिस्थितियां बदल रही हैं, खेती की तकनीकों में बदलाव आ रहा है और उसके अनुसार ही हमारे पौधशाला के प्रबंधन में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले जो पारंपरिक हमारी विधियां थी कि हम या तो धान की सीधी बुआई कर देते थे या फिर धान की पौधशाला डाल देते थे और अपना कार्यक्रम हम आगे बढ़ा लेते थे। अब क्या हुआ कि मौसम में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो खेतों में पानी लग जा रहा है। कुछ वैसे इलाके हैं जहाँ पर कि बिल्कुल पानी नहीं लगता है, तो जहाँ पानी नहीं लगता है वहाँ पर गहरी पौधशाला की हम तैयारी करते हैं, यानी कि वो ज़मीन में उठा हुआ नहीं रहेगा। और जहाँ पे पानी के जमाव की संभावना है वहाँ पर हम बेडों के ऊपर में अपनी पौधशाला का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कुछ नई विधियाँ जैसे कि श्री विधि में जो नर्सरी है वो अलग तरीके से तैयार होती है। इसके अलावा धान की जो मशीनों से जो बुआई हो रही है उसकी जो पौधशाला है वो बिल्कुल अलग तरह से होती है। तो सब में जो है, इसके अलावा हमारे संकर धान है, संकर धान की जो पौधशाला है उनके लिए भी हम अलग से तैयारी करते हैं। तो हर तरह के परिस्थितियों के लिए अब अलग अलग जो है हमारी पौधशाला की तैयारियां हम करते हैं, तभी हम एक सफलतापूर्वक धान की खेती करने में सफल होंगे। जी सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। तो कि कितने तरह के अलग अलग तरह की धान की जो खेती होती है, तो अलग अलग धान की जो खेती होती है तो उसमें क्या हम अलग तरह से उसमें क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं? जी, जैसे पारंपरिक धान की अगर हम पौधशाला की बात करें तो पारंपरिक धान की पौधशाला अगर हमको लगानी है तो हम जितनी खेती करते हैं उसके 1/10 भाग में हम उसकी पौधशाला तैयार करते हैं। जैसे कि अगर हमें 1 एकड़ के लिए पौधशाला तैयार करनी है तो 400 वर्ग मीटर ज़मीन की हमको आवश्यकता होगी। ठीक इसके विपरीत अगर हमको श्री विधि में अगर हमको पौधशाला तैयार करनी है तो मात्र 400 वर्ग फीट में ही हमारी पौधशाला तैयार हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हमको धान के हाइब्रिड जो संस्करण है, संकर धान है, उनकी अगर पौधशाला तैयार करनी है तो मात्र 100 स्क्वायर मीटर में उसकी पौधशाला तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रफल जो है हमारी पौधशालाओं की होती है। लेकिन मूल जो तथ्य है, एक चीज़ किसी में भी नहीं बदलेगा, वो ये है कि हम जब पौधशाला की तैयारी करेंगे तो उसमें हम पर्याप्त मात्रा में कंपोस्ट और अगर हो सकता है तो कुछ खल्ली, इस तरह के जो जैविक जो पदार्थ हैं इनका हम अपने पौधशाला में जरूर प्रयोग करेंगे। रासायनिक खाद भी डालेंगे लेकिन इनकी मात्रा हमारी उस पौधशाला में ज़्यादा होगी। और दूसरी बात कि चाहे पौधशाला किसी भी विधि से हम बनावें, हमको अपने बीजों को अंकुरित करके ही अपने पौधशाला में डालना है। किसान भाई, समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का
हर जगह फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सूचनात्मक अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है। सर, ये तो हुई कि हम क्या क्या सावधानी बरतेंगे, लेकिन यदि हमारे पौधशाला में कोई रोग लग जाते हैं या हमें पौधशाला में उर्वरक की भी आवश्यकता होती है, तो रोग में क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं और कितनी मात्रा में हम उर्वरक उसमें डाल सकते हैं? और रोगों का जहाँ तक सवाल है पौधशाला में, तो पौधशाला में शुरुआती दौर से ही रोगों का प्रकोप होता है और उसके लिए हमको सबसे पहली बात ये करनी होती है कि हम भूमि का उपचार करते हैं। और भूमि का जब उपचार करना होता है हमें, तो भूमि का उपचार दो तरीके से करते हैं। एक तो हम भूमि का उपचार करते हैं कि उसके ऊपर हम प्लास्टिक की चादरें डाल देते हैं और उसको हफ्ते दिन 10 दिन छोड़ देते हैं, और इसमें जितने तरह की खरपतवारें हैं या जितने तरह के कीड़े हैं, जितनी तरह की बीमारियां हैं, वो सारी की सारी जो है सक्रिय हो जाती हैं। और जो प्लास्टिक की चादर हमने उसके ऊपर बिछाई है उसके द्वारा उसके अंदर नमी का संरक्षण होता है और वो तापक्रम जो है काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इसके कारण उसमें जितनी भी तरह की खरपतवार है, बीमारियां हैं और कीड़े हैं, उनका समूल नाश हो जाता है। एक तो ये तरीका है पौधशाला का मिट्टी का जो है उपचार करने का। दूसरा है कि जो बीज है, बीज के उपचार की बात आती है तो बीज में मुख्यतः जो है हम लोग रोगों के लिए उपचार करते हैं, और उसके लिए 8 किलोग्राम बीज के लिए 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन और 15 ग्राम कार्बेंडाजिम, इसको हम 10 लीटर पानी में घोल बनाएंगे और उसमें हम 8 किलो बीज को कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह से उसका उपचार हो जाता है और उसके बाद उसको पानी में से निकाल करके और उसको कहीं पर उसकी ढेरी बना देते हैं और ढेर बना करके और फिर उसको जूट के बोरे को भिगो करके उसको हम ढक देते हैं। इस प्रक्रिया को 24 घंटे गुजर जाने के बाद हम फिर उसको सारे बीजों को आपस में मिला देते हैं, अब पुनः दोबारा इसको ढक देते हैं। यानी कि 48 घंटे में हमारे जितने भी बीज थे उपचारित, वो सारे के सारे अंकुरित हो गए और अब ये बीज जो है हमारे तैयार हैं हमारे पौधशाला में डालने के लिए। इसके अतिरिक्त जब हम पौधशाला में अपने उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक की जो बात है, तो उर्वरक में हमको कम से कम 100 वर्ग मीटर में 2 किलो DAP और 1 किलो पोटास की खाद जरूर डालनी चाहिए खेत की तैयारी में। रासायनिक उर्वरकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, इनका भी प्रयोग हमें करना है। और इसके साथ में हम वर्मी कंपोस्ट और खल्ली वगैरह का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ जब हम पौधशाला में अपने इन पौधों को डालते हैं तो उस समय में हमारे खेतों में हल्की पानी की व्यवस्था रहती है और 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे के अंदर हमारी जो पौधशाला में पानी है, जब बीजों का हम छिड़काव कर देते हैं उसके बाद में हम उस पानी को निकाल देते हैं। निकालने के बाद क्या होता है कि हवा लगने से हमारे पौधे जो है, जो अंकुरित तो बीज पहले ही से थे, उनकी जड़ें आसानी से मिट्टी के अंदर वो घुस जाती हैं और पौधे हमारी बड़ी शीघ्रता से तैयार होने लगते हैं। आजकल एक समस्या और आ रही है कि हमारे खेतों में हम लोग ये देख रहे हैं कि कई बार छोटे छोटे जो टिड्डे हैं उनका प्रकोप हो जाता है पौधशाला में और प्रारंभिक अवस्था में ही वो पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, जिससे हमारा क्षेत्रफल काफ़ी कम हो जा रहा है। इसके लिए इमिडाक्लोरपिड नाम की दवा आती है, जिसको कि आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर हम पौधशाला में इसका छिड़काव करें तो फिर हमारे पौधशाला में लगने वाले जो प्रारंभिक अवस्था के जो कीट हैं उनका भी सहज से नियंत्रण हो जाएगा और हमारी पौधशाला बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। किसान भाई, जानकारी आप ध्यान से सुनिए और लीजिए। तो सर से हम अब अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जब पौधशाला लगाते हैं तो अच्छी उपज के लिए पौधशाला की उम्र क्या होनी चाहिए? हाँ, ऐसा है कि हमारी जो पौधशाला है ये अगर पारंपरिक विधि के जो हमारे धान लगते हैं, ट्रेडिशनल जो हमारी खेती हो रही है, तो उसमें 3 तरह के हमारे धान हैं। एक तो है कम अवधि के, एक मध्यम अवधि के, एक लंबे अवधि के। तो अगर कम अवधि के हमारे धान हैं तो उनके लिए हम 18 से 21 दिन के पौधशाला का प्रयोग करेंगे। अगर मध्यम अवधि के सीटा के ग्रुप के हमारे धान हैं तो उनके लिए हम 25 दिन का करेंगे, और अगर लंबे अवधि के हमारे धान हैं तो उसके लिए हम 30 दिन का करेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर हम श्री विधि वाले जो पौधशाला है उसकी अगर हम बात करें तो वो 10 से 12 दिन के हमारे पौधे होंगे, उससे ज़्यादा के उम्र के वो पौधे नहीं होते हैं और उनको हम ज़्यादा दूर पर लगाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने की है पौधशाला में कि बाकी सारे पौधशालाओं को हम बढ़िया से बड़ा होने देते हैं और उनकी जड़ों को, मिट्टियों को हम हटा देते हैं।
लेकिन जब श्री विधि से हम धान लगाते हैं तो हमारे हर पौधे के जो पौधे हैं, छोटे वाले बच्चे पौधे, उनमें मिट्टी लगा रहना ज़रूरी है। उनकी जड़ों में जड़ के साथ मिट्टी आवश्यक है, नहीं तो हमारे श्री विधि का जो मूल जो लाभ मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि पौधे बहुत छोटे होते हैं, 10 से 12 दिन के ही होते हैं। किसान भाई, समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की ताने में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सूचनात्मक अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है। सर, अभी आपने बताया कि श्री विधि से जब हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो 10 से 12 दिन का ही पौधा उनका रहता है, तो उस इतना छोटा जब पौधा रहता है तो उसको लगाने की विधि क्या है, उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें 2-3 सावधानियों की आवश्यकता होती है। पहली सावधानी तो यह है कि इनकी जो दूरी है वो बिल्कुल नियत है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे और कतार से कतार के बीच में 25-25 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। एक तो बात ये हो गई। अब इस दूरी को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? इस दूरी को मेंटेन करने के लिए या तो हम रस्सी का सहारा लेकर के मार्कर से कर सकते हैं, या आजकल मार्कर भी आ रहे हैं तो उन मार्कर को चला देंगे तो हमारे नियत स्थान पर वो दाग बन जाता है और उसमें हम अपने पौधों को लगाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो पौधशाला जो हम निकालते हैं तो पौधशाला को हम उखाड़ते नहीं हैं, उसको ऐसा कर सकते हैं कि खुरपी से मिट्टी सहित हम उठा लेते हैं और सूप डगरा या किसी ट्रे में ले करके और इसको हम अपने खेतों में ले जाते हैं लगाने के लिए और एक एक पौधे को निकालते हैं और उसको उंगली से दबा देते हैं। तीसरी बात है कि जो पौधशाला जो है, पौधशाला और जो मुख्य खेत है उसके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में पौधा निकला और उसको हमारे खेतों में लग जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, बहुत कोमल पौधे हैं और ये तुरंत कुम्हला जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है और खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए लेकिन पानी नहीं लगा होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, तब हमारी श्री विधि का जो धान होगा वो बहुत अच्छा होगा। सर, चलते चलते हमारे किसान भाई को कुछ विशेष सुझाव दे दिया जाए। मैं यही कहूँगा कि अच्छे आर्थिक लाभ के लिए अभी बहुत अच्छी अच्छी किस्में आ गई हैं, सेंटेड भी हैं, नॉन सेंटेड भी हैं। तो कोशिश ये करें कि लंबी अवधि के धानों को थोड़ा हम कम करें और मध्यम अवधि के धानों को हम ज़्यादा लगाएं, जिससे कि हमारे आने वाली जो रबी की जो तैयारी है वो ससमय हो और रबी खरीफ मिला करके समग्रता में हमारा जो लाभ है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि लंबी अवधि के प्रभेद कई बार हमको परेशान करते हैं और हमारी जो रबी की तैयारी है वो समय पर नहीं होती है और इसका जो फ़ायदा है उधर जा करके हमारे नुकसान में बदल जाता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रभेदों का चयन बड़ी सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता है। कृषि दर्शन के माध्यम से हमारे बिहार के तमाम किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाई, कृषि दर्शन के माध्यम से आप जानकारी लिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर सावधानी बरतेंगे, अमल करेंगे तो निश्चित तौर पे धान की उत्पादन बेहतर होगी। जैसे कि डॉक्टर साहब बताए कि धान का जो हम पौधशाला लगाते हैं श्री विधि से, उसकी दूरी कम होनी चाहिए, क्योंकि फसल जो है, पौधा जो है बहुत ही छोटा होता है, कोमल होता है, ज़्यादा दूरी रहने पे वो कुम्हला जाएगा। तो लगाएं समय से और खेती करें, अच्छी उत्पादन जरूर होगी। आज के लिए इतना ही, फिर अगले कार्यक्रम में हम कुछ विशेष जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए निभा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सरसों
सरसों के पियर पियर फूल खिलल अंगना, सरसों के पियर पियर फूल खिलल अंगना। आ गइल हो भैया माघ के महीनावा, आ गइल हो भैया माघ के महीनावा। सरसों के पियर पियर फूल खिलल अंगना, सरसों के पियर पियर फूल खिलल अंगना। आ गइल हो भैया माघ के महीनावा, आ गइल हो भैया माघ के महीनावा। माघ के महीनावा बसंत के दिनवा, खेतवा के हरिया घूमे भैया किसनवा। ओ माघ के महीनावा बसंत के दिनवा, खेतवा के हरिया घूमे भैया किसनवा। गेहुआ की अरिया झूमती सियौरी चनवा, गेहुआ की अरिया झूमती सियौरी चनवा। आ गइल हो भैया माघ के महीनावा, आ गइल हो भैया माघ के महीनावा। सूरज के धूप में गरमाए लागल तनवा, चारों ओर हरियाली निरखे नयनवा। सूरज के धूप में गरमाए लागल तनवा, चारों ओर हरियाली निरखे नयनवा। मनवा में लड्डू फूटे खूब होई अनवा, मनवा में लड्डू फूटे खूब होई अनवा। आ गइल हो भैया माघ के महीनावा, आ गइल हो भैया माघ के महीनावा। सरसों के पियर पियर फूल खिलल अंगना, सरसों के पियर पियर फूल खिलल अंगना। आ गइल हो भैया माघ के महीनावा, आ गइल हो भैया माघ के महीनावा। सरसों के पियर पियर फूल खिलल अंगना, सरसों के पियर पियर फूल खिलल अंगना। आ गइल हो भैया माघ के महीनावा, आ गइल हो भैया माघ के महीना।